अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद। आज की बात में मैं बात करूंगा सर सैयद डे सेलिब्रेशन। सर सैयद साहब के इंतकाल को भी 125 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े आदमी का बर्थडे सेलिब्रेशन इस तरह से नहीं होता, इतनी धूमधाम से नहीं होता और इतनी जगहों पर नहीं होता जितना कि सर सैयद साहब का होता है। सर सैयद साहब एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे, एक बड़े अच्छे ऑफिसर थे और जिस वक्त 1857 में जिस तरह से जो मुस्लिम्स का पॉलिटिकली सोशली जो उनके खिलाफ जुर्म वो सब चल रहा था, उसके बीच में वो आए और उन्होंने बड़ी ही समझदारी के साथ अंग्रेजों से क्रिटिसाइज भी किया, उनसे मदद भी ली और एक बहुत बड़ी उनकी सोच थी कि मैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तरह से एक मुसलमानों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जिनसे उनका फ्यूचर अच्छा बन सके, वो साइंस की दुनिया में, लिटरेचर की दुनिया में आगे बढ़े। बहरहाल सर सैयद साहब ने, ये तो इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो आज नज़र आ रही है, जिसकी वजह से दुनिया का कोई शहर ऐसा नहीं, कोई ऐसा कंट्री नहीं जहां पर अलीगढ़ के लोग ना हो। और वो सब लोग 17 अक्टूबर जो सर सैयद साहब का बर्थडे है वो सेलिब्रेट करते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें होती हैं, लोगों को एज चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर, स्पेशल गेस्ट की तरह से बुलाया जाता है और बड़ी बड़ी अच्छी बातें जो एजुकेशन के बारे में सर सैयद साहब ने कही और बातें करी जाती। लेकिन मेरा ये कहना है और सभी लोग इस बात को समझते हैं, कोई मैं नई बात नहीं कर, कि सर सैयद साहब ने एजुकेशन पर तो जोर दिया, लेकिन सिर्फ उनके यहाँ तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्होंने पॉलिटिकल डायरेक्शंस भी दिखाई, सोशल भी दिखाई, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की भी बात करी। तो उन्होंने हर जिंदगी के एस्पेक्ट के लिए लोगों को रास्ता दिखाया। हमने उनसे बहुत ज़्यादा तो नहीं सीखा, सिवाय इसके कि अलीगढ़ में पढ़े हैं, अलीगढ़ से फ़ायदा उठाया है और ये ज़रूर है कि उस चीज़ को हम भूलते नहीं, उस एहसान को उनके, और पूरी दुनिया में लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये भी है कि जो हमारे ओल्ड बॉयज़ हैं, ख़ास तौर से बाहर, दे आर हाईली वेल टू डू और यूनिवर्सिटी की वो फाइनेंशियली हर तरीके से मदद भी करते रहते हैं। अब सवाल यह है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो कम्युनिटी है, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और यहाँ रिटायर्ड लोग जो सब रहते हैं, उनसे ये कहना है कि क्या सिर्फ आप यही बातें करते रहेंगे कि किसी चीफ गेस्ट बुलाएं, किसी स्पेशल गेस्ट बनाएं, किसी गेस्ट ऑफ ऑनर बनाएं, किस तरह अच्छे से अच्छा खाना दे सके, हॉल्स का हम बहुत बड़ा डिनर करते हैं, ये सब बातें हम करते रहते हैं। ओल्ड बॉयज एसोसिएशंस भी, अलीगढ़ हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, रियाद हो, कतर है, दुबई है, अमेरिका, कनाडा, दुनिया के हर कंट्री में सर सैयद डे सेलिब्रेशन होता है। कभी कभी हम बात करते हैं कि बहुत सी बातें कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को एजुकेशन की उसमें कुछ और इंस्टीट्यूट खोले, कुछ और डिपार्टमेंट्स खोले, कुछ और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज बढ़ाए। बहुत अच्छी बात है, बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अब इंडिया के अंदर तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान हैं
और यूनिवर्सिटी की ऑलरेडी स्ट्रेंथ 30,000 से ज़्यादा है। 1500-1600 टीचिंग स्टाफ है, 7-8 हज़ार नॉन टीचिंग स्टाफ है। लेकिन क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुसलमानों की, हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों की एजुकेशन नीड्स को पूरा कर पाएगी? नामुमकिन। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस सरसई साहब के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी जो आम मुसलमान के लिए है और सबके लिए दरवाजे खुले हैं, और एक जामिया है, दो। ये दो यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर अच्छे बच्चे और गरीब से गरीब बच्चे पढ़ करके बहुत कुछ पढ़ के निकल जाते हैं। लेकिन क्या उसके बाद इन मोर देन 100 ईयर्स हमने कुछ ऐसा किया है कि कुछ और इंस्टीट्यूट खोले? हाँ, इंस्टीट्यूट खुले हैं कुछ इन द नेम ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस टू गेट द बेनिफिट्स जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को दिए जाते हैं। वो एक प्राइवेट लोगों ने खोले और बहुत अच्छे खोले हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल्स के हैं, उनके मालिक वो आम आदमी के लिए नहीं, और जो फी स्ट्रक्चर वहाँ का है वो वही है जो बाकी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का है। तो इसलिए अगर बच्चे मुसलमान जाते हैं तो जाहिर है एक तो चीज़ है कि जिनके पास उतना पैसा नहीं है, गरीब फैमिली से आते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, तो वो उन बच्चों को वहाँ कैसे पढ़ाएंगे? उनके लिए कोई वहाँ कंसेशन नहीं है। तो ज़रूरत यह है कि इसी पैटर्न के ऊपर स्कूल कॉलेजेस या दूसरी यूनिवर्सिटीज खोली जाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि एएमयू को और स्कूल खोलने चाहिए। इसके बारे में मुझे ये कहना है कि नंबर एक तो गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें लिखे दी जाती हैं, कुछ बगैर लिखे होती हैं। चूँकि कुछ लोग कहते हैं साहब कहाँ है लिखा हुआ। एक डायरेक्टिव आ गया था कि जो आपके एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनकी एड तो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बाकी स्कूल खोलने के लिए हम आपको कोई मदद नहीं करेंगे, फाइनेंशियल एड नहीं देंगे। और उसके बाद एक वाइस चांसलर साहब हमारे आए थे जिन्होंने कहा कि मैं 4-5 स्कूल मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में खोलूंगा। उस वक्त भी मैंने उनसे कहा था कि अगर आप खोल भी देंगे तो जिस तरह से एडमिशन होते हैं ऑन मेरिट, यू कैन नॉट एंश्योर एंड यू दूसरी तरफ आप वो मुसलमानों के लिए नहीं खोल सकते। वो जो सिस्टम एएमयू का है कि 50% इंटरनल एक्सटर्नल वो सब जो है उसी तरह से करेंगे। और उसमें हम जो देख रहे हैं यूनिवर्सिटी में कि हमारे बच्चे उतना बहुत अच्छा नहीं कर पाते, कंपटीशन में नहीं आ पाते हैं। एनी हो, तो ये एक्सपेक्ट करना कि एएमयू ही मुसलमानों की एजुकेशन नीड्स को पूरा कर देगी, ये बहुत गलत है सोच। दूसरी चीज आपको पता है जो हालात चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट रिजर्व है, वो कभी भी आ सकता है। माइनॉरिटी करैक्टर का, माइनॉरिटी करैक्टर का भी है कि अगर खुदा न खास्ता वो हमारे खिलाफ आया तो उसके बाद तो आप कुछ नहीं आपके पास बचेगा। तो इससे तो ये तो गवर्नमेंट एडेड है ही। मुसलमानों को चाहिए, अच्छा ये नहीं जो हमारा स्टेज होता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाए, मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएं, यूनिवर्सिटीज खोली जाएं, या आईएएस बनाना है, पीसीएस आईपीएस बनाना है, ये सब देखिए अगर कॉलेजेस बनाते हैं या यूनिवर्सिटीज बनाते हैं उनके लिए आपको इनपुट चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि हर गांव में जहाँ भी मुस्लिम डोमिनेशन है थ्रू आउट कंट्री कम से कम एक अच्छा प्राइमरी स्कूल हो अप टू 8th क्लास, और हर एक जिले में एक इंटरमीडिएट कॉलेज हो, और बेहतर हो कि वो इंटरमीडिएट कॉलेज एक हो या दो हो, वो रेजिडेंशियल भी हो। चूँकि लोग अब वो लोगों को शौक हुआ है बच्चों को पढ़ाने का, वो खर्च करने को तैयार भी है, अगर उनके पास कुछ भी है तो वो तैयार है सब कुछ लगाने के लिए। लेकिन एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता गांव में, छोटी छोटी जगहों में बच्चों को, वो चारों तरफ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है जिसमें वो ध्यान दे सके ज़्यादा एजुकेशन। तो उनके लिए ज़रूरी है कि जो ये कॉलेजेस या इंटर कॉलेजेस बनाए जाए, हायर सेकेंडरी कॉलेज बनाए जाए,
वो कुछ रेजिडेंशियल भी हो, हर जिले में कम से कम एक रेजिडेंशियल हो, अच्छी लाइब्रेरीज हो। तो ये जो हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, और पैसे वाले भी बहुत हैं अल्लाह के फजल से, बाहर के कंट्रीज में भी और इंडिया में भी, कोई कम नहीं है पैसे के लिए, पैसा लोगों का है, लेकिन मुश्किल ये कि विल नहीं है। और देखने में ये भी आया जो अगवानी कुछ करना चाहते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे लोग शक करते हैं, और हुआ भी है कि पैसा इकट्ठा किया, उसका शायद प्रॉपर यूज नहीं कर पाया। तो इसलिए ज़रूरत इसकी है कि हर जगह, हर गांव में आप स्कूल खोलें, और जितना पैसा हम इन डिनर्स के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर लगा रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, सेलिब्रेशन ये नहीं, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा ना करके कुछ पैसा बचा करके आप स्कूल इंफ्रा, ज़मीनें गांव के लोग देने को तैयार हो जाते हैं, पंचायत दे देती है, और वहाँ स्कूल बनाए। और फिर तो इतनी फीस उसकी ऐसी रखिए कि प्राइवेट बाई एंड लार्ज अब 5,000, 6,000, 2,000, 10,000 पर मंथ लेते हैं कि आप 100-200 रुपये, और वो इतनी हो कि टीचर्स की तनख्वाह उसमें निकल जाए बस। और गरीब से, और उसके अलग अलग से एक फंड में रखिए कि अगर बिल्कुल ही गरीब बच्चा है, बहुत होनहार है, तो उस फंड से उसकी जो फीस है वहां से पे कर दीजिए। तो इस तरफ हम लोगों को काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सरसैयद साहब ने ये भी बताया कि पॉलिटिकली आपको कैसे सर्वाइव करना, फाइनेंशियली आपको कैसे सर्वाइव करना। जिस वक्त आजकल के हालात हैं, जबकि एक तरफ एएमयू, खास तौर से हमारी कम्युनिटी ये सोचती है कि लोग एएमयू की तरफ देखते हैं कि वो कुछ डायरेक्टिव दे, कुछ डायरेक्शंस दे, कुछ लोगों को रास्ता बताए और हम उस पर चलें। और बदकिस्मती ये है कि हमें भी गलत फहमी यह है कि पूरी हिंदुस्तान का मुसलमान हमारी तरफ देखता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ तक क्या कर पा रहे हैं। आप चारों तरफ देख रहे हैं जिस तरह से माहौल है हैट्रेड का, और जहां पर जैसे अभी बड़ा जबरदस्त बहराइच में कम्युनल राइट्स हुए, वहां जो इत्तला आ रही है वो न्यूज़पेपर से आ रही है, वो चैनल से आ रही है कि एक तो अगर रिलीजियस कोई वो है आपका फंक्शन, जलूस है या फंक्शन है, तो अगर मुसलमानों का कोई जलूस है तो वो मंदिर के आसपास से ना ले जाए, और उनका जिस वक्त पूजा या उसका काम चल रहा हो वहां उन्हें डिस्टर्ब ना करें। उसी तरह से हिंदू भाइयों का भी जिम्मेदारी यह है कि वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज और ख़ास तौर से मस्जिद के सामने से नारे लगाते हुए, वो भी बेहुदा नारे लगाते हुए लोगों को प्रोवोक करने के लिए आप ना करें, क्योंकि पीस सभी के इंटरेस्ट में है। वहाँ पर जो इत्तला है वो ये है कि उसी भीड़ में से एक लड़का एक घर में घुसता है और उनकी छत पर चढ़ करके एक हरा झंडा लगा हुआ था, पहले उस झंडे को उतारा, वहाँ भगवा झंडा लगाया। तो जाहिर नौजवान था लड़का, जो मालिक था, उसने कहा भाई तुम एंटर कैसे हुए घर में बगैर परमिशन, आपको राइट क्या है छत पे चढ़ने का, आपको राइट क्या है मेरे झंडे को हटाने का। और उसी पर आपस में बहस हुई जबरदस्त, और उस लड़के ने उस नॉन मुस्लिम हिंदू लड़के के गोली मार दी और उसका डेथ हो गई। नो डाउट इस गोली को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका घर में अंदर आना और छत पर चढ़ना और भगवा झंडा लगाना, उसे भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो जब बात हो क्या रहा है कि बाय एंड लार्ज जो देख रहे हैं, अखलाक के केस से ले लीजिए, उसके बाद पहले जो हरियाणा में इतने केसेस हुए हैं, जो मॉब लिंचिंग के केसेस हो रहे हैं, कि जिनके साथ जो विक्टिम्स हैं उन्हीं के खिलाफ केस किया जाता है और उसी कम्युनिटी के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, और फिर उन पर दबाव बनता है कि वो फैसला कर लें और उनका फैसला कराया जाता है। ये जस्टिस कब तक कैसे चलेगा? और कम्युनिटी, हम डिफरेंट पार्टीज में, सोकॉल्ड सेकुलर पार्टीज के मेंबर्स हैं, जुड़े हुए हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें कोई सड़क पे आने को तैयार नहीं।
उन चीज़ों को गलत कहने को तैयार नहीं, बल्कि वो तो खुश होते हैं कि ऐसा होगा तो मुसलमान जाएगा कहाँ, वो तो हमारा बंधुआ मजदूर बन के रहेगा। तो मुझे ये कहना है कि देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जरूरत है। यहाँ एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें 600 के करीब टीचर्स हैं, और 2 दिन से डिस्कशन इस पर चल रहा है कि वाइस चांसलर ने कन्वोकेशन सक्सेस डे सेलिब्रेशन के टाइम, हमेशा से हो रहा है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, कि नेक्स्ट डे यानी 18 तारीख को क्लासेस सस्पेंड की जाती है। क्लासेस सस्पेंड करने का मतलब ये होता है कि क्लास नहीं होगी, बाकी यूनिवर्सिटी खुली होगी, जो एम्प्लॉइज हैं दे विल कम ऑन ड्यूटी, चाहे वो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग। लेकिन बड़ी मजे की बात यह है, आप देख लीजिएगा उसके ऊपर मैंने लिखा भी है, बहस इस पर चल रही है, जान दी जा रही है कि 18 तारीख की जो क्लासेस सस्पेंड है, इसका नोटिफिकेशन वाइस चांसलर ने क्यों नहीं किया। अरे भाई, वाइस चांसलर अगर उन्होंने जबानी कह दिया और पब्लिकली कह दिया तो इससे बड़ी बात क्या है। लेकिन वही तरकीबें निकाली जा रही है और उसी पर डिस्कशन, 50 लोगों के कमेंट्स हैं और 2 दिन से इसी में जान रहे हुए हैं कि 18 तारीख का क्या टीचर्स को जाना है या नहीं जाना ड्यूटी, क्या वो घर ही रहे, क्या अगर वो आउटर स्टेशन जा रहे हैं तो उन्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, क्या स्टेशन लीव लेनी पड़ेगी। अरे क्यों नहीं लेनी पड़ेगी, उसमें सिर्फ क्लासेस सस्पेंड है और इसे इतना बड़ा इशू आपने बना दिया, जैसे मुल्क में इससे बड़ा कोई इशू नहीं है। गाजा में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, उधर इजराइल में क्या हो रहा है, इसकी आपको फुर्सत नहीं बात करने की, इसमें कोई किसी तरह की एडवाइस करने की नहीं। एक अच्छी बात हो, आप इस पे जंग कर रहे हैं कि छुट्टी हो या ना हो, नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। अरे आपसे दुनिया, आपके सामने बहुत मसाइल हैं, आप इसकी बात क्यों नहीं कभी करते कि जो बच्चे आते हैं वो उनके माँ बाप हमारे ऊपर छोड़ के जाते हैं। वो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, हमारी जिम्मेदारी है उन्हें मोल्ड करना। सिर्फ ये ही नहीं है कि हम एजुकेशन ही दें, बल्कि तरबियत भी उनकी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। हम इस पर डिस्कशन कभी नहीं करते कि कितने लोग डिपार्टमेंट में कितने घंटे बैठते हैं, कितनी क्लासेस लेते हैं, कितना सिलेबस पूरा करते हैं। हाँ, ये कहेंगे हमारी रैंकिंग आ गई। अरे रैंकिंग तो यूं आ गई कि एजुकेशन का हिंदुस्तान में एक्सेप्ट वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट्स जो कि रियली एक्सीलेंट क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, दुनिया में उनका नाम है। अदरवाइज बाय एंड लार्ज ना पढ़ाई हो रही है, नकल कराई जा रही है, नंबर दिए जा रहे हैं। इस पर जोर नहीं है कि हम उन्हें नॉलेज इंपार्ट करें, बल्कि इस पर जोर है कि उनका एग्जाम कैसे ले। अरे एग्जाम तो बाद की बात है, पहले तो नॉलेज देना है। और एमयू के लोगों को मैं पहले भी कह चुका, साल में 365 दिन होते हैं, यहाँ सेमेस्टर सिस्टम है, एक सेमेस्टर में 70 वर्किंग डेज हैं, यानी 140 दिन पढ़ाई होती है 360 दिन में। 120 दिन के 2 सेमेस्टर क्यों नहीं होते, बताएं, जवाब दें इसका। और लोगों से ये क्यों नहीं लिख के लिया जाता कि वो पहले दिन क्लास में एकेडमिक प्रोग्राम, बच्चों को क्लास वाइज एक पेपर दिया जाता है कि मेरे 60 लेक्चर बैठेंगे सेमेस्टर में, इस लेक्चर में ये टॉपिक होगा, इसमें ये होगा, इस डेट में ये होगा, इस डेट में ये होगा। हर बच्चे पे उसकी कॉपी हो और उसकी डीन के यहाँ भी रहे, चेयरमैन के पास भी रहे, और उनसे बाद में पूछा जाए कि ये आपने सब टॉपिक कवर किए या नहीं। क्या हम कभी इसे डिस्कस करते हैं? नहीं करते। दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या हम कभी ये बात करते हैं कि इस वक्त यूनिवर्सिटी में मोर देन 10 प्रिंसिपल्स की पोजीशंस हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक्स है 2, तिब्बिया कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, आपका नर्सिंग कॉलेज है। क्या उनमें कोई प्रिंसिपल परमानेंट है, रेगुलर? नो। सब में एडवोकेटिज्म चल रहा है।
देयर इज नो रेगुलर प्रिंसिपल। और एडागोजी में ये होता है कि इन एडिशन टू योर ड्यूटीज यू आर गिविंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल। तो ना तो वो प्रिंसिपलशिप कायदे से करता है और ना वो अपनी पढ़ाई टीचिंग कायदे से करता है। इस पर आप कभी डिस्कशन नहीं करते। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए वहां परमानेंट आदमी की जरूरत होती है, रेगुलर पोस्ट में। वाइस चांसलर नहीं अपॉइंट हुआ था तो दुनिया भर के हंगामे थे कि साहब क्यों नहीं हो रहा। वाइस चांसलर नो डाउट डायरेक्टिव वही देता है, डायरेक्शन वही दिलाता है, लेकिन जिम्मेदारी हम टीचर्स की है। आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी बैठे हैं, आप एकेडमिक काउंसिल में भी बैठे हैं, आप बोर्ड ऑफ स्टडीज में भी बैठे हैं, आप हॉल ऑफ रेजिडेंसी में भी एज ए प्रोस्ट बैठे हैं, आप डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी बने बैठे हैं, आप आजकल तो फाइनेंस ऑफिसर भी टीचर हैं, कंट्रोलर भी टीचर हैं, आप सब जगह बैठे। तो अगर आप करना चाहेंगे तो वाइस चांसलर कभी उस चीज को नहीं रोकेंगे, लेकिन आपका उस तरफ ध्यान कम है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, मेरी अपील सबसे ये है कि हमारा सबसे पहली जिम्मेदारी टीचर की है पढ़ाना, उसके बाद सब चीज आती है। आप प्रॉक्टी कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, आप प्रॉक्टी कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, लेकिन ये ना भूलिए कि प्राइमरीली आप एक टीचर हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छा पढ़ाएं, क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दें। और जो बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, हम कभी कभी पली देते हैं कि बच्चे क्लास नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते कि उन्हें एहसास है क्लास में जाके कोई फायदा नहीं होना। अगर आप ईमानदारी से अच्छी तरह पढ़ाएंगे तो बच्चा तो आपकी क्लास का इंतजार करेगा कि मुझे उनका क्लास अटेंड करना है। शाम को आप देखते हैं सड़क के किनारे रात के 12-1 बजे तक 10, 5, 7 हजार लड़का चाय पीता बैठता है, 6-6 घंटे सीटिंग होती है। वो इनोसेंट हैं, यंग है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं कि उनके बीच में जाए, उन्हें समझाएं, बेटा चलिए आप पढ़िए, यहाँ टाइम खराब ना करें। लेकिन आपका तो यह है सप्लीमेंट्री, स्पेशल सप्लीमेंट्री, नकल, सेशन में 100% मार्क्स देकर के सबको पास करना है। आपको इससे कोई मतलब ही नहीं पढ़ाई कितनी हुई है। दूसरी तरफ आप दबाव में ना आइए। कुछ लड़के कहते सप्लीमेंट्री हो गई साहब, इतने लड़के फेल हो गए। उनका देखे रिकॉर्ड अगर 100% उसकी 90% अटेंडेंस है और तब क्लास में 80% फेल है उस अटेंडेंस के बाद, तो जिम्मेदारी टीचर की है। लेकिन अगर उनकी अटेंडेंस ही 2% है, टीचर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। तो ऐसे हालात बनाइए कि बच्चे क्लास में आए, और वो तब बनेंगे जब टीचर्स क्लास में आएंगे, टीचर डिपार्टमेंट में बैठेंगे। तो देखिए, सर सैयद डे को सेलिब्रेट करना जाहिर है, इट इज लाइक ए नोट सुन्नत बट के फर्ज की तरह है, बिल्कुल करना है, एक अवेयरनेस क्रिएट करनी। लेकिन सिर्फ वहाँ अच्छी अच्छी बातें कि सर सैयद साहब ने कहा कि ये 2 आंखों की कभी बात होती है, एक हिंदू है एक मुसलमान है, कुछ और उससे आगे नहीं बढ़ेंगे आप। वही 2 चीज़ों की बात होती है कि पहला स्टूडेंट आपका क्या था, पहला ग्रेजुएट कौन निकला, पहला पोस्ट ग्रेजुएट। इससे क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या आप यही कहना चाह रहे थे कि वो बहुत सेकुलर थे? बिल्कुल थे, लेकिन जो सेकुलर पे यकीन नहीं करे, जो आपको गलत माने, वो खुल करके सड़कों पे बोले, जो दिल चाह रहा वो बोले। आप उन्हें बदल नहीं सकते। आप जो अपने को ये दिखाने के लिए कि हमारा पहला स्टूडेंट जो था सर सैयद साहब का, नो डाउट उस जमाने में ये फीलिंग थी ही नहीं। उस जमाने में सब भाई थे और आज भी भाई हैं। मोर देन 90% हिंदूज आर नॉट कम्युनल। उसी तरह से माफ किए, मुसलमान भी सब सेकुलर नहीं है, ये मजबूरन सेकुलर है। ये अपने फायदे के लिए या तो पॉलिटिक्स में जाकर के सेकुलर बनते हैं, अदरवाइज ये सिर्फ सेल्फ प्रमोशन की बात करते हैं। और एएमयू के अंदर भी यही हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लोग ना मुल्क की कम्युनिटी के बारे में यही देख लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी ये नहीं, जो आपके चारों तरफ स्लम एरियाज, जीवनगढ़ है, भोजपुरा है शहर में, अपर कोट है, आपका यहाँ जमालपुर है, क्या आप उनसे कभी इंटरेक्ट करते हैं? क्या वहाँ जाकर के बच्चों को समझाते हैं कि भाई पढ़ना जरूरी है?
या उन्हें कोई और रास्ता दें, आप टेक्निकल एजुकेशन दें। नहीं कर रहे ना हम अपनी जिम्मेदारी। तो सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करना या यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करना, इससे काम नहीं चलेगा। लिहाजा पूरी दुनिया में जो ओल्ड बॉयज हैं, एसोसिएशन हैं, उनसे एक और है, देखिए एएमयू को तो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, काफी देती है, और एएमयू की कोई गारंटी नहीं कि आपके हाथ में रहे, और न ही हिंदुस्तान के सब मुसलमानों का ये एजुकेशन नीड्स को पूरा कर सकते हैं। लिहाजा जरूरत है एजुकेशन घर घर तक पहुंचाना, और वो तभी पहुंचेगी कि हम लोग अहद करें कि जितनी जगहों पर सत्संग डे सेलिब्रेट हो रहे वो कम से कम 2-2, 3-3 स्कूल्स बनाए। आपने लखनऊ में देखी, वहां की ओल्ड बॉय एसोसिएशन ने वन ऑफ द बेस्ट स्कूल बनाया, एक एग्जाम्पल क्रिएट की है। ऐसे औरों ने भी की है बहुत, लेकिन जो होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। चूंकि आपको जरूरत है गांव में, स्लम एरियाज में स्कूल्स खोले सस्ते, जहां गरीब से गरीब बच्चा पढ़े, और फिर इंटर कॉलेजेस खोले। यूनिवर्सिटी की बात बाद में आती है। उसी तरह से हमारा स्टेज है आईएएस बनाने का। आईएएस कितने बना लेंगे? 50, 100, 25 करोड़ में अगर 150 आईएएस हो गए तो क्या कर लेंगे? अब वो आईएएस हो, आईपीएस हो, जब तक सर्विस में रहता है उसकी मजबूरी है, उसे गवर्नमेंट से डरना पड़ता है। वो वैसे ही चलता है जैसे हुकूमत, वो तो आपसे बात भी करना पसंद नहीं करता। ये अलग है कि रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें कौम का दर्द आ जाता है, बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं कौम का आगे बढ़ाने की, लेकिन ड्यूरिंग सर्विस वो 30 या 35 साल जो उनके क्रीम टाइम थे वो करना भी नहीं चाहते, और उनकी मजबूरी भी है। करेंगे तो उनके साथ बहुत कुछ हो सकता है, तो वो अपने को बचा करके किस तरह से अपने को उन्हें सर्वाइव करना है। चूंकि हुकूमतें जो है, अगर हुकूमत बेस्ट है तो आपकी तो थोड़ी सी भी गलती होगी तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करें, बच्चों को तैयार करें छोटी छोटी सर्विसेज के लिए। तहसील में है, जिले में है, स्कूल्स में है, हजारों तरह की नौकरियां हैं। उसके लिए ज्यादा तैयारी, वहां अगर 10,000 को नौकरी मिलेगी और ये 20 आईएएस हो गए तो वो ये 20 आईएएस 100 फैमिलीज भी नहीं चला पाएंगे। वो आप अपने घर चलाएंगे, जाहिर है उनकी मजबूरी है, वो बहुत कुछ नहीं कर सकते कम्युनिटी के लिए इस माहौल के अंदर। लेकिन छोटे छोटे लोगों को अगर आप थोड़ा सा तालीम दे देंगे, उन्हें छोटे छोटे रोजगार मिल जाएंगे और वो कुछ आगे बढ़ने की कोशिश। तो यही मुझे कहना है कि सबको सत्संग डे मुबारक हो, और अल्लाह करे आप हमेशा उसी जोश के साथ इसे सेलिब्रेट करते रहें। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखें कि आपकी जिम्मेदारियां उससे आगे भी है। वो एजुकेशन नीड्स का भी है, लोगों को पॉलिटिकल वो भी देना है, सोशल भी देना है, उन्हें ये भी बताना है कैसे बिहेव करना है, कैसे सर्वाइव करना है, कैसे अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है, और साथ साथ कि वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो, किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी में वो हिस्सा ना लें, कोई ऐसी बात ना करें जो यहाँ मेजोरिटी के वो हर्ट करे। चूंकि इट इज ए हिंदू डोमिनेटेड कंट्री, इट इज नॉट ए इस्लामिक कंट्री। और इस्लामिक कंट्री जो सो कॉल्ड है उन्हें भी आप देख रहे हैं जो वहां हो रहा है। पाकिस्तान का हाल आपके सामने है, गाजा में जो हो रहा है, 57 मुल्क है मुस्लिम्स एक्सेप्ट ईरान, नो बडी जीज। क्या कोई बोल पा रहा है? तो इसलिए जरूरी है कि आप ईमानदारी के साथ सबकी इज्जत करें, मेजॉरिटी कम्युनिटी से मिलकर चलें, लेकिन अपने फेथ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना करें, ना किसी को अपने साथ कन्वर्ट करने की कोशिश करें, और ना उनके साथ ऐसी बात करें कि उन्हें ठेस पहुंचे। ये आपको करना होगा, अदरवाइज आने वाले दिन बहुत अच्छे नहीं है, बहुत मुश्किल में आपकी आने वाली नस्लें पढ़ने वाली, आप ही की नहीं, उसमें तो पूरे मुल्क के बच्चे, नौजवान बच्चों को प्रॉब्लम है।
नो रोजगार, नो एम्प्लॉयमेंट, नो एजुकेशन। एजुकेशन प्राइवेट इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी तो पढ़ा ही नहीं सकता उसमें, गरीब आदमी। तो अब उनकी समझ में भी आ रहा कि जो माहौल हेटेड का क्रिएट किया जा रहा, ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, और चलेगा तो मुल्क बर्बाद हो जाए। तो बहुत सोच समझ करके चलना है, सबसे मिलकर चलना है। हिंदू बड़े भाई है, आप छोटे भाई हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि उनके से कोई ऐसी हरकत ना हो, उनके सेंटिमेंट्स को, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी है कि आपके खिलाफ अगर कोई जुर्म हो रहा तो वो आवाज उठाए, और अगर वो नहीं उठा रहे तो आपको खुद उठानी ही पड़ेगी। ये ना समझिए कि उसके ऊपर आफत है तो मैं घर पे सेफ, अगर वहां है तो वो कल आपके घर में भी आनी। तो इसलिए अच्छे काम के लिए खड़े हुए, विक्टिम्स के साथ खड़े हुए, और जुल्म करने के खिलाफ खड़े हुए, जालिम के खिलाफ बोले। थैंक यू वेरी मच, ये मुझे कहना था। सर सैयद डे सबको मुबारक हो। अगेन आई थैंक यू।